Hello everyone, welcome to PEF's Commerce classes. Likewise our other classes, today we are going to revise chapter number 10 that is financial markets. अब देखिए पहली बात फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। बेसिकली अगर एक पर्सन है उसके पास डिस्पोजेबल इनकम है, अपने खर्चे करके उसके पास कुछ मनी सेव होती है, वो ये चाहता है कि अपनी जो सेव्ड मनी है उसे कहीं पे इन्वेस्ट किया जा सके। और ऑन दी अदर हैंड कुछ कंपनीज होती हैं जिन्हें फंड्स की जरूरत होती है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी इंटरमीडिएरी या ब्रोकर की तरह काम करती है जहां से जिसके पास फंड्स हैं उससे फंड्स लेके जिनको फंड्स की जरूरत है उसे क्या करती है, फंड्स को अवेलेबल करवाती है। ऑलराइट, तो जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट उन सरप्लस फंड्स को उन लोगों से लेके उनको अवेल करवाती है जिन्हें इन फंड्स की जरूरत होती है। ऑलराइट, आपको मतलब समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा फाइनेंशियल मार्केट्स are the platforms which facilitates the creation exchange of financial assets such as shares and debentures. They connect the savers who had surplus funds and borrowers who need the funds for investment. Obviously तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक तरह के एलोकेटिव फंक्शन की तरह काम करती हैं। एलोकेटिव फंक्शन कैसे होता है बेसिकली, तो जो सेवर्स होते हैं उनसे फंड्स लेके जिनको जरूरत होती है पैसों की, जैसे कि बोरोअर्स होते हैं जो, तो उनको क्या करती है, फंड्स को एलोकेट करवाती है। प्रोक्योरमेंट फंड्स का करवाना काम किसका होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स का होता है। इन नटशेल फाइनेंशियल मार्केट्स एक इंटरमीडिएरी या ब्रोकर की तरह काम करती हैं, जो क्या करती हैं, फंड्स लेके सेवर से जिनके पास सरप्लस फंड, ज्यादा फंड्स पड़े हैं, उनको अवेल करवाती है जिन्हें फंड्स की जरूरत है। ऑलराइट, तो देखिए की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। पहले होते हैं सेवर्स, जो मनी क्या करते हैं, सेव करते हैं। अल्टीमेटली जिनके पास एक्सेस पैसा है, जो पैसा लेंड कर सकते हैं, उधार पे दे सकते हैं। ऑलराइट, आगे आ जाते हैं इन्वेस्टर्स। तो बिजनेस फर्म्स दैट रिक्वायर फंड्स फॉर ऑपरेशंस। अब जिनको फंड्स की जरूरत है उन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्वेस्टर्स कह देते हैं। देयर आफ्टर फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो ब्रोकर्स की तरह काम करके क्या करती हैं, एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करती हैं ताकि फंड्स जो है वो सेवर टू बोरोअर पहुंचाए जा सके। देयर आफ्टर कॉम्पिटिटिव नेचर, बैंक्स वगैरह फाइनेंशियल जो हमारी मार्केट्स हैं, जैसे बैंक्स भी क्या करते हैं, अगर आप मनी सेव करके आते हो बैंक में से, डजंट मीन को मनी जो है वहीं की वहीं पड़ी है। बैंक भी अल्टीमेटली आपकी जो मनी है उसे क्या करता है, री इन्वेस्ट करता है। और बैंक, अदर फाइनेंशियल मार्केट जो है, दे एक्ट एज ब्रोकर्स। राइट, देयर आफ्टर एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि फंड्स जो है वो सेवर्स टू बोरोअर्स जो है वो एलोकेट करवाना। राइट, तो सही जगह पे जो है फंड्स का निवेश करना, इन्वेस्ट करना, दिस इज एलोकेटिव फंक्शन। तो फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंक्स ये दोनों क्या करते हैं, ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। देयर आफ्टर फंक्शन देखिएगा फाइनेंशियल मार्केट्स के क्या है। पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन क्या होता है कि जिनको पैसे की जरूरत है और जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, उन एक्स्ट्रा मनी वालों से पैसा लेके जिनको जरूरत है उनको फंड्स क्या करने हैं, अवेलेबल करवाने हैं। ऑलराइट, देयर आफ्टर फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। तो प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी जो हमारे शेयर्स वगैरह हैं, अगर उनका प्राइस डिसाइड करना है, बेसिकली इट इज डन इन सेकेंडरी मार्केट, जहां पे डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो है वो प्राइस तय करती हैं। अगर हम किसी शेयर की, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और कंपनी के शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, अल्टीमेटली उसका प्राइस भी ज्यादा होगा। ऑलराइट, सो दिस मैकेनिज्म हेल्प्स इन एस्टैब्लिश फेयर मार्केट वैल्यू फॉर दी सिक्योरिटीज। तो सप्लाई डिमांड के प्रोसेस से हम अपनी सिक्योरिटीज, शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह अगर जो भी हो, चाहे वो मनी मार्केट के ही क्यों ना कंसेप्ट हो, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, एक फेयर प्राइस तय कर सकते हैं सिक्योरिटीज का। देयर आफ्टर प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी। अब प्रोविजन ऑफ लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं हमें ये ऑप्शन देती हैं कि हम अपने जो सिक्योरिटीज हैं उन्हें कभी भी कैश करवा सकते हैं। मतलब हम अपनी सिक्योरिटीज को सेल करके इजीली, उन्हें कभी भी परचेज करके, जब हमें पैसे की जरूरत पड़ी तो सेल कर दिया, जो सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया गया है उसे कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आफ्टर रिडक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो देखिए इतने जो है आजकल ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, चाहे आप एंजल वन की बात करें, ग्रो की बात करें, जीरोधा की बात करें, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो मिनिमली बहुत ही कम पड़ती हैं, चार्जेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, जिससे एक तरह की जो इन्वेस्टर्स है उसे इंड्यूसमेंट ही मिलती है कि हाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके सही जगह पे अच्छे रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। देयर आफ्टर वी मूव ऑन, फाइनेंशियल मार्केट आगे दो तरीके की होती है, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो ध्यान से समझिएगा इसका मीनिंग। मनी मार्केट में बेसिकली जब हम एक साल से कम के लिए अपने पैसे को निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे मनी मार्केट बोला जाता है।
ऑलराइट, तो जब पैसा शॉर्ट पीरियड के लिए इट इज रिगार्डेड एज 1 ईयर, तो एक साल से कम के लिए जब पैसा इन्वेस्ट किया जाता है इट इज टर्म्ड एज मनी मार्केट। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर, या जिन्हें हम लॉन्ग टर्म अपनी इन्वेस्टमेंट्स बोल देते हैं। तो उसमें जो पैसा निवेश किया जाता है वो एक साल से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो इसमें जो भी शॉर्ट पीरियड के फाइनेंसेस होते हैं या शॉर्ट टर्म के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है, जिन्हें हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम एक बात कंक्लूजन की बात करें तो मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसमें पैसा शॉर्ट पीरियड के लिए फॉर 1 ईयर इन्वेस्ट किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट में एक साल से ज्यादा के लिए पैसा निवेश किया जाएगा, या जिसे हम लॉन्ग टर्म भी बोल देते हैं। राइट, आगे देखिएगा की करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम कि इनके फीचर्स क्या है मनी मार्केट के और कैपिटल मार्केट के। मनी मार्केट में बेसिकली शॉर्ट टर्म फंडिंग की जाती है टिपिकली फॉर 1 ईयर और लेस। ऑन दी अदर हैंड जो कैपिटल मार्केट होती हैं उनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में फोकस किया जाता है फॉर मोर देन 1 ईयर। देयर आफ्टर इनकी कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होती। ऑलराइट, तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट आज की तो टेक्नोलॉजिकल एरा में कोई भी मार्केट की जो प्लेस है वो ज्योग्राफिकल नहीं हो सकती, ऑनलाइन वर्चुअल मार्केट्स ही अवेलेबल होती हैं। देयर आफ्टर इनकी जो लिक्विडिटी रिस्क होता है वो काफी लो होता है। तो देखिएगा अगर मनी मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पे पैसा एक साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अल्टीमेटली वहां पे रिस्क की जो रेशियो होती है वो भी कम होती है। देयर आफ्टर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज मेजर पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं अल्टीमेटली जब मनी मार्केट में किसी कंपनी ने कॉर्पोरेट ने पैसा रेज करना है तो उस कंपनी की इमेज और गुडविल बहुत अच्छी होनी चाहिए सोसाइटी में, तभी वो एक साल के लिए शॉर्ट टर्म फंडिंग को रेज कर सकता है मनी मार्केट में। अल्टीमेटली जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है वो बैंक्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक है, एलआईसी है, जीआईसी, यूटीआई है। ऑलराइट, आगे देखिएगा मीट शॉर्ट टर्म नीड्स। तो अगर कंपनी की जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं तो वहां पे जो है ये मनी मार्केट हेल्प करती है पैसा रेज करने में। देयर आफ्टर इसके कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स देखिएगा कि कौन कौन से हैं। ये आपकी बुक में से डिलीट कर दिया गया था टॉपिक, बट अल्टीमेटली आप ये शॉर्ट में आपको पढ़ा दिया जाता है कि होते क्या है। तो पहले देखिए कॉल मनी। अब कॉल मनी जब एक बैंक को अपनी लीगल रेशो मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो तब वो दूसरे बैंक से लोन ले सकता है, इसे हम कॉल मनी बोलते हैं, विच इज पेबल इन सम डेज, राइट। उसके बाद ट्रेजरी बिल कौन से होते हैं, जब गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए पैसा रेज करना चाहती है तब वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती होती है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर। जब कॉर्पोरेट्स को पैसा रेज करना होता है फॉर शॉर्ट पीरियड तो वो क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। तो जब बैंक ने रेज करना होता है पैसा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करते हैं। लास्ट इज कमर्शियल बिल्स। तो आपने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस जो चैप्टर होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, कमर्शियल बिल्स कहलाते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखिएगा, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। तो डिस्काउंट फाइनेंस हाउस एस्टैब्लिश किया गया था फॉर मनी मार्केट फैसिलिटेशन। उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। तो हमने देखा कि कैपिटल मार्केट जो है वो सेवर और इन्वेस्टमेंट्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करवाता है जहां पे लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए पैसा यूज किया जा सकता है। उसके बाद यूटिलाइजेस इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे इंटरमीडियरीज की जो है जरूरत पड़ती है। लाइकवाइज जो है ब्रोकर्स वगैरह, ठीक है, बैंक्स वगैरह भी ब्रोकर बन सकते हैं, डिपॉजिटरीज हम करते हैं, तो आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन संपत्ति इकट्ठा करना होता है। तो अगर कोई कंपनी है उसे अपनी जो है वेल्थ इंक्रीज करनी है तो वो शेयर कैपिटल वगैरह इशू करके लॉन्ग टर्म फंडिंग रेज करके कैपिटल फॉर्मेशन कर सकता है और अपनी एसेट्स में इंक्रीज कर सकता है। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो ऑब्वियसली ऑपरेट्स अंडर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस, स्टॉक एक्सचेंजेस रेगुलेटेड बाय सेबी। तो ये जो लॉन्ग टर्म फंडिंग्स होती हैं वो दे आर दी अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आगे आपको एक इंडिपेंडेंट टॉपिक में मिलेगा। ऑलराइट, तो ये जो थे फीचर्स थे मनी मार्केट के और कैपिटल मार्केट के। देयर आफ्टर देखिएगा कि आइडल कैपिटल मार्केट के फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली जहां पे रीजनेबल फाइनेंसिंग कॉस्ट पड़ती है हमें, कि अगर हम जो कंपनी है अगर उसे पैसे की जरूरत पड़ रही है उसको लोअर कॉस्ट पे जो है फाइनेंस मिल जाए, तो कैपिटल मार्केट का अच्छा फीचर होता है। देयर आफ्टर फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जब आप पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज आगे प्रोडक्शन करती हैं, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन जीडीपी। उसके बाद फ्री फेयर एंड कॉम्पिटिटिव। अब हमने पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट्स आर अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ सेबी।
तो सेबी इज लाइक अ वॉचडॉग जो सब पे क्या करता है, एक विजिलेंट आई रखता है कि जो शेयर्स का प्राइस है, स्टॉक्स का प्राइस है, सिक्योरिटीज का प्राइस है, वो फेयर हो, कंपनीज खुद में compete कर रही हैं और कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही। देयर आफ्टर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब जो इन्वेस्टर्स हैं, जो सेवर्स हैं, अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेशियोज ऑफ द कंपनीज, पीई रेशियो जो होती है, अर्निंग पर शेयर है, उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि एक जो इन्वेस्टर है वो रैशनल डिसीजन कर सके। उसके बाद प्रोडक्टिव कैपिटल एलोकेशन। तो कैपिटल क्या होती है बेसिकली कि अगर हम पैसा रेज करते हैं तो हम उसे प्रॉपरली एलोकेट करते हैं और कैपिटल की वेस्टेजेस नहीं करते, उसे प्रोडक्टिव कामों के लिए ही यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा पार्टिसिपेंट्स हमने पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ के आए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। मनी मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, फॉरेन एंड ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे मनी मार्केट में फॉरेन और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट जो है वो दोनों मार्केट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन देखिएगा, कैपिटल मार्केट की जो ड्यूरेशन है हमने पढ़ा कि 1 साल से ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट की, और मनी मार्केट की 1 साल से कम होती है। इसमें कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़े थे कि शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह जो है कैपिटल मार्केट की होती हैं, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल्स जो होते हैं एक्सेट्रा, वो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले देखिएगा, यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट में है वो शेयर की वैल्यू बहुत कम होती है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो एक हमारी कह ले कि हमारी जो स्टॉक है, हमारा जो सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल मार्केट में जो शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह हैं उसकी वैल्यू कंपैरेटिवली मनी मार्केट से कम ही होती है। शेयर्स जो है वो नॉमिनल प्राइसेस के ही होते हैं। देयर आफ्टर लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट लिक्विड होती हैं, सेबी ये कहता है कि कैपिटल मार्केट्स आर लिक्विड बट दे आर लेस लिक्विड एज कंपेयर टू मनी मार्केट। मनी मार्केट में आप अपना पैसा साल के बीच बीच में ही क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, बट इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट इन कैपिटल मार्केट। तो अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट्स आर रिस्कियर। ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा था कि जो सेफ्टी है वो मनी मार्केट में ज्यादा है बिकॉज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और लॉन्ग टर्म होने के कारण मनी मार्केट में थोड़ा सा रिस्क, कैपिटल मार्केट में सॉरी रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। आगे एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑब्वियसली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा होती है रिटर्न्स। ऑन दी अदर हैंड मनी मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो कैपिटल से कम होती हैं। आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं कि हमने डिफरेंस पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके की होती हैं, दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आगे भी कैपिटल मार्केट जो है वो दो तरीके की होंगी, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, आगे हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट की दो टाइप्स, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इशू किए जाते हैं शेयर्स। जब एक इंसान जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और डायरेक्टली कंपनी में करता है, अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जो एक इन्वेस्टर है, अगर मैं शेयर्स खरीदूंगी तो मैं डायरेक्टली कंपनी से ही खरीदती हूँ, किसी अन्य पर्सन से नहीं खरीदूंगी, दूसरे इंसान से नहीं खरीदूंगी। पर सेकेंडरी मार्केट में, जो सेकंड हैंड मार्केट भी बोला जाता है, वहां पे ऑलरेडी जो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए होते हैं वो सेल परचेज हो रहे होते हैं। यू कैन टेक लाइक दिस कि आपने शोरूम गए, शोरूम से नई फ्रेश कार खरीदी, बिल्कुल नई परचेज थी आपकी, ठीक है। तो अगर आपने आगे जाके उस कार को साल चलाया और साल के बाद उसे बेच दी, तो दूसरे पर्सन ने उसे परचेज किया, फॉर एग्जांपल सी पर्सन ने उसे हमारे से परचेज किया, तो क्या बन जाती है, सेकेंडरी मार्केट बनती है। और जब आप शोरूम से उसे लेके आए हो तो वो क्या बनती है, प्राइमरी मार्केट बनती है। ऑलराइट, तो यहीं पे प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस है। प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, where securities are created and sold for first time directly by the companies to the investors। IPOs जो होते हैं वो अल्टीमेटली क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट का ही पार्ट होते हैं। जब आप शेयर्स जो है डायरेक्टली कंपनी से ही परचेज करते हैं, फ्रेश इशू होती है शेयर्स की। जब सेकेंडरी मार्केट में प्रीवियसली इशूड जो सिक्योरिटीज होती हैं उसे सेल या परचेज किया जाता है। इट फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एनेबलिंग लिक्विडिटी इन दी मार्केट। तो यहाँ क्या होता है कि अगर मुझे कोई शेयर रिटेन अब नहीं करना तो मैं उसे बेच के उसे कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ।
तो आगे हम देखते हैं की फीचर्स और इनके डिफरेंसेस भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट इशुएंस होती है शेयर्स की, कंपनी से हम डायरेक्टली शेयर्स परचेज करते हैं इन्वेस्टर। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज देखिएगा, इसकी शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ही होते हैं। देयर आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, तो फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं ये कंपनी के द्वारा? कंपनी की जो भी इच्छा है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में करना चाहती है, नया प्लांट लगाना चाहती है, कोई भी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, तो वो इस पैसे से कर सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट इशुएंस नहीं होती। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज किसी इंसान ने पहले ही प्राइमरी मार्केट में परचेज कर ली होती हैं, वो आके क्या करता है, आपको सेकेंड हैंड शेयर्स जो है वो बेच देता है। ऑलराइट, यहाँ पे रोल देखिएगा इंटरमीडियरी का, तो यहाँ पे हमें इंटरमीडियरी किसी ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। जो आप साइट्स चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, ग्रो होगी, एंजल वन, जीरोधा वगैरह होगी, तो ये क्या करती है, फैसिलिटेट करती है सेकेंड हैंड मार्केट्स को या सेकेंडरी मार्केट को। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टर की इंटरेक्शन क्या है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज नहीं कर रहा। जो एग्जिस्टिंग कोई एक शेयर होल्डर है उसे क्या कर रहा है, उससे शेयर्स को परचेज, आगे जाके वो इसे सेल भी कर सकता है। तो अगर आगे इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, जो पैसा प्राइमरी मार्केट से आता है बेसिकली, तो उसे कंपनी अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए यूटिलाइज कर सकती है। ओके, ऑन दी अदर हैंड जो पैसा सेकेंडरी मार्केट में से आता है वो इन्वेस्टर्स के लिए होता है कि अगर आपने अपने शेयर्स बेचने हैं, खरीदने हैं, लिक्विडेट करना है, तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, आगे देखिएगा, आगे हम डिस्कस करते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है, हमने पढ़ा कि जहां पे सेकेंडरी मार्केट आ जाती है वहां पे हमें स्टॉक एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। Right, the stock exchange is defined as an organization or a body, individuals that facilitates buying, selling, dealing in the securities. It provides a platform for trading of existing securities, offering regulatory support and assistance. तो stock exchange हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। ऑलराइट, एक ब्रोकर की तरह काम करता है, जहां पे हम अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फंक्शंस देखिएगा स्टॉक एक्सचेंज के क्या हैं या सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, तो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, अगर मैंने अपनी सिक्योरिटी बेच के, स्टॉक बेच के, शेयर बेच के अपना पैसा वापस लेना है तो मैं कर सकती हूँ, लिक्विड कर सकती हूँ उसे फॉर्म में। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने परचेज करना है, पहले मेरे से वो शेयर खरीदना रह गया प्राइमरी मार्केट में, तो मैं उसे सेकेंडरी मार्केट में जाके परचेज कर सकती हूँ। आगे देखिएगा प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। प्राइसिंग देखिए क्या है सिक्योरिटीज की, अल्टीमेटली जहां पे हम ये तय करते हैं कि हमें प्रोडक्ट का या जो शेयर है या सिक्योरिटी है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो अल्टीमेटली इट इज डिसाइडेड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर कोई कंपनी है बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उसकी रेशियोज बहुत ज्यादा अच्छी जाती हैं, इनवेरिएबली वो एक्सपैंड कर रही है, अल्टीमेटली उसके प्राइस जो है, उसका शेयर का डिमांड बहुत ज्यादा होगी और उसका प्राइस भी ज्यादा ही होगा। राइट, नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि योर ट्रांजैक्शंस आर सेफ। चाहे आप डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, शेयर्स का लेन देन होता है, तो पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है। वेयर आफ्टर कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, वही पॉइंट है, अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स जानते हैं करना, आप उनको पैसा देते हैं, तो वो क्या करेंगे, नई कंपनीज, नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करेंगे, अल्टीमेटली इट विल लीड टू जीडीपी ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी नेशन में। उसके बाद आ जाता है स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्चर। तो इक्विटी कल्चर का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट कल्चर प्रमोट करना। रादर देन सेविंग योर मनी, तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, तो ऐसा कल्चर प्रमोट होना चाहिए। देयर आफ्टर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन में क्या है कि अगर आप प्राइसेस वगैरह की बात करते हैं, अगर मुझे लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो पहले मैं शेयर्स होल्ड करके, खरीद के, अल्टीमेटली जब शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो शेयर को सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकती हूँ। ऑलराइट, तो ये जो थे कुछ फीचर्स थे हमारे फंक्शन से स्टॉक एक्सचेंज के। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हमने पढ़ा कि न्यू सिक्योरिटीज इशू होती हैं और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो हैं वो सेकेंडरी मार्केट में इशू होती हैं। जो प्राइमरी सिक्योरिटीज होती हैं प्राइमरी मार्केट में, शेयर्स जो है वो डायरेक्टली कंपनीज के द्वारा इशू किए जाते हैं, और सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिटवीन द इन्वेस्टर्स, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं कंपनीज के। तो बेसिकली कैपिटल फॉर्मेशन किससे होती है, जो प्राइमरी मार्केट होती है वो कैपिटल फॉर्मेशन करती है कंपनी की डायरेक्टली। अगर आप कंपनी को पैसा चाहिए तो वो नई फ्रेश इशू करके शेयर्स की क्या कर सकती है, पैसा अर्न कर सकती है, और पैसा जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लगा सकती है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी मार्केट कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली टू कैपिटल फॉर्मेशन एज फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन दी सरप्लस यूनिट्स ओनली। तो फंड्स जो है
अल्टीमेटली इनडायरेक्टली अगर हमने शेयर्स चाहिए, हमें पैसा है हमारे पास तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो सेल कर सकते हैं। तो इट हेल्प्स इन इनडायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देयर आफ्टर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आप बाय कर सकते हैं, कंपनी बेचने वाली होती है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी मार्केट में मैं बाय भी कर सकती हूँ शेयर्स और सेल भी कर सकती हूँ। ऑन दी अदर हैंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो दोनों की ही ज्योग्राफिकल लोकेशन ज्यादा फिक्स नहीं होती। और सेकेंडरी मार्केट की अगर हम बात करें तो उसके वर्किंग आवर्स सेट होते हैं हमेशा, जैसे कि आप स्टॉक एक्सचेंज के देख सकते हो। देयर आफ्टर हम प्राइस की बात करें तो जो फ्रेश इशू होती है वो प्राइस जो है कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है, पर जब वो सेकेंडरी मार्केट में एंटर करती है तो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई उसका प्राइस तय करते हैं। आई होप सो कि आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर वी मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो हमने पढ़ तो लिया कि स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर बिकता है, परचेज होता है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी उसे रेगुलेट करती है। बेसिकली उसका प्रोसीजर क्या है, अगर आपने ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स इन विच सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स आफ्टर सिक्योरिंग अ प्लेस ऑन द एक्सचेंज। तो जब हम एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कि ब्रोकर ऑथराइज्ड होना चाहिए, ऑलराइट, तो जब हम ऑनलाइन शेयर्स को सेल या परचेज करते हैं तो हम उसे ट्रेड प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज का बोलते हैं। इसके की एलिमेंट्स देखिए क्या होते हैं। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, तो जो कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, अल्टीमेटली जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनके ही हम क्या करते हैं, शेयर्स परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, तो आज का जो जमाना है, पहले तो फिजिकल ट्रेडिंग हुआ करती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। ये हम डीमैट ओपन करेंगे, डीमटेरियलाइजेशन होती है शेयर्स की। तो विद अ क्लिक हम क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को परचेज या सेल कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत इजी हो चुका है। ऑलराइट, बेनिफिट्स देखिएगा स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग के क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्राइस विजिबिलिटी है, तो हम कोई भी अगर साइट खोल के देखे, कोई भी ऑथराइज ब्रोकर खोल के देखेगा, चाहे ग्रो चलाइएगा चाहे कोई भी साइट चलाइएगा, तो आपको वहां पे प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट होते, सब सिक्योरिटीज के, सब शेयर्स के प्राइस दिखते हैं आपको। ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी है बेसिकली। देयर आफ्टर एफिशिएंट प्राइसिंग, तो बेसिकली जब प्राइस डिस्प्ले होते हैं तो आप कोई भी प्राइस देख के, कोई भी कंपेयर करके कंपनीज के शेयर्स को प्राइसेस के साथ, तो आप अच्छा शेयर परचेज कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो इससे हमारा समय बचता है, कॉस्ट बचती है, ट्रांजेक्शनल कॉस्ट बहुत कम होती है। देयर आफ्टर ग्लोबल एसेस, तो नेशनली और इंटरनेशनली आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। यूनिफाइड ट्रेडिंग, तो यूनिफाइड ट्रेडिंग कहने का मतलब क्या है कि एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे आप कोई भी ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं बट प्लेटफॉर्म तो एक ही है ना। तो सभी शेयर्स के प्राइसेस जो हैं अल्टीमेटली सेम ही सारी साइट्स पे, ब्रोकर की साइट्स पे शो हो रहे होते हैं। तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एक सिमेट्रिक प्लेटफॉर्म बना होता है ट्रेडिंग के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बनता है ट्रेडिंग प्रोसीजर या ट्रेडिंग स्टेप्स क्या है। पहले ट्रेडिंग स्टेप्स करने से पहले हम डीमटेरियलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीमटेरियलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। डीमटेरियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवा लेते हैं। पहले होता क्या था कि जो शेयर्स वगैरह होते थे उसके लिए एक सर्टिफिकेट मिलता था। सर्टिफिकेट की जगह हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने शेयर्स को स्टोर कर सकते हैं। Right, so dematerialization is the process of converting the physical securities into electronic form, allowing more efficient trading and reduced risk associated with physical certificates. तो इससे बेसिकली होता क्या है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स को हैंडल करना एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में काफी इजी होता है कि अब फिजिकल शेयर्स कहाँ पे संभालेंगे हम, एक सर्टिफिकेट को वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर हो जाता है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है हमें, और जो भी रिस्क होते हैं फिजिकल सिक्योरिटीज को लेके वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। सो पर्सनली डीमटेरियलाइजेशन होता क्या है कि जब आप अपने शेयर्स को एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, डीमटेरियलाइजेशन। अल्टीमेटली जैसे एक बैंक की हमारी पासबुक होती है, पासबुक की जगह पे हमारे पास बैंक्स की, पर्टिकुलर बैंक्स की एप्स होती हैं, तो हम एप्स को जो सर्फ करके वहां पे अपने अकाउंट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। सो अल्टीमेटली इट इज अबाउट डीमटेरियलाइजेशन। अब होता क्या है, इस एक प्रोसेस होता है जहां पे इन्वेस्टर मस्ट ओपन अ डीमैट अकाउंट विद अ डिपॉजिटरी टू फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन। ये प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। देयर आफ्टर करंट ट्रेंड क्या चल रहा है कि ऑलमोस्ट जो हमारे इनिशियल पब्लिक ऑफर्स हैं, आईपीओज हैं, उनके जो 99% जो है वो शेयर्स फिजिकल फॉर्म की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या किए गए हैं, इश्यू किए गए हैं। देयर आफ्टर रेगुलेशन, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं दे आर ऑल रेगुलेटेड बाय सेबी।
अब बेनिफिट्स देखिए डीमटेरियलाइजेशन के होते क्या हैं। कन्वीनियंस है हमारे पास। कन्वीनियंस कैसे है कि हम अपने शेयर्स को इजीली स्टोर कर सकते हैं, उन्हें असेस कर सकते हैं, उनका प्राइस जान सकते हैं। प्लेज और मॉर्टगेज, जब डीमटेरियलाइजेशन होती है, डीमैट सिक्योरिटीज होती हैं हमारे पास, तो जब हमें लोन लेना होता है तो हम ये डीमैट सिक्योरिटीज को एज मॉर्टगेज या गिरवी रख सकते हैं। ऑलराइट, देयर आफ्टर इट इज सिक्योर। ठीक है, थेफ्ट लॉस वगैरह से हम इन्हें बचा सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस पेपर वर्क काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सब कुछ अवेलेबल है। देयर आफ्टर ब्रोकर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स जो है इन्वेस्टर के अकाउंट में डाले, प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करे। सब ऑनलाइन प्रोसीजर में ही ये काम होता है। उसके बाद कंसोलिडेशन, सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनी कैन बी हेल्ड विद इन अ सिंगल डीमैट अकाउंट। अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास टाटा के भी शेयर्स हैं, रिलायंस के भी शेयर्स हैं, तो एक ब्रोकर, ऑथराइज ब्रोकर को सिलेक्ट करके मैं वहां पे डीमैट अकाउंट में अपने सारे ही शेयर्स की जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन रख सकती हूँ। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। अब हमारे पास वर्किंग है डीमैट अकाउंट की। उससे पहले हम कुछ एसोसिएटेड टर्म्स पढ़ेंगे जो आपके ट्रेडिंग प्रोसेस में भी आएंगी और डीमटेरियलाइजेशन की वर्किंग पे भी आएंगी डीमैट अकाउंट की। तो देखिए, अब हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज डिपॉजिटरी। अब देखिए डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पैसे को कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। ऑलराइट, हमने पढ़ा था कि हम एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं उस चीज के लिए, पर जो हमारी सिक्योरिटीज हैं वो कहीं पे जाके इन्वेस्ट हो रही हैं। तो डिपॉजिटरी का मेन फंक्शन क्या होता है देखिएगा, वेयर सिक्योरिटीज आर हेल्ड फंक्शनिंग सिमिलर टू अ बैंक। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेवर हूं, मैं अपना पैसा सेव कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, एक ब्रोकर के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट किया। राइट, ब्रोकर तो मुझे अब क्या करेगा, शेयर्स लेके देगा। जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स हैं जो होल्ड करके रखेगा, वो कौन करके रखेगा, दैट इज डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी का काम एक बैंक की तरह होता है। जैसे बैंक आपका पैसा संभाल के रखता है, आपके पैसे को डिफरेंट जगह पे निवेश करता है, ऑन द अदर हैंड जो डिपॉजिटरी होते हैं वो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आपके शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, उन्हें होल्ड करके रखते हैं। आप डायरेक्टली जाके डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। यू नीड अ ब्रोकर, यू नीड अ इंटरमीडियरी, जिसके जरिए से आप डिपॉजिटरी के साथ अपने शेयर्स और सिक्योरिटीज को सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली इंडिया में दो हमारे पास डिपॉजिटरी हैं, दैट इज नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो डिपॉजिटरीज इंडिया में अवेलेबल हैं। तो आई होप सो कि आपको डिपॉजिटरी समझ में आ गया होगा। डिपॉजिटरी का काम आपके शेयर्स, डिबेंचर्स और कोई भी सिक्योरिटी को होल्ड करना होता है। ब्रोकर के थ्रू आप डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करते हैं, आप डिपॉजिटरी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। ब्रोकर के थ्रू ही डिपॉजिटरी से कांटेक्ट किया जाएगा। डिपॉजिटरी आपके सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखेगा। तो क्या करता है इन्वेस्टर्स, आप डायरेक्टली, मैंने जैसे बोला कि आप डिपॉजिटरी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, आपको जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिन्हें हम डीपीज बोल देते हैं। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कुछ भी नहीं है, ये आपके ब्रोकर ही होते हैं। तो चलिए जैसे कि एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने टाटा के शेयर खरीदे, तो मैं तो जो हूँ इन्वेस्टर हो गई। अब मैंने ग्रो के थ्रू शेयर्स परचेज किए, तो ये जो ब्रोकर है, इंटरमीडियरी है, यही मेरा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। और जो ये एनएसडीएल है या सीडीएसएल है, ये क्या करेंगे, मेरे शेयर्स को होल्ड करके रखेंगे। मेरे पास कितने शेयर है, मेरे डीमैट अकाउंट की इंफॉर्मेशन रखेंगे, मेरी सिक्योरिटीज को होल्ड करेंगे, तो ये डिपॉजिटरी बन जाते हैं। राइट, सो इट सर्विसेज ऑफर्ड ऑब्टेनिंग आफ्टर ऑब्टेनिंग सेबी सर्टिफिकेशन। तो सेबी के साथ सर्टिफिकेशन लेके ये अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन सेटलमेंट्स। तो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट जब आप शेयर्स परचेज करते हैं या शेयर सेल करते हैं, तो इनके थ्रू ही, ये दो डिपॉजिटरी के थ्रू ही होता है। राइट, अलाउज हाइपोथेटिकेशन ऑफ डीमटेरियलाइजेशन सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन्स। तो अगर आप जब क्या करते हैं, हाइपोथेकेशन करते हैं, गिरवी रखते हैं, तो आप अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रख सकते हैं इनके थ्रू। इश्यूज रिसीट्स फॉर बोनस शेयर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी ट्रांजेक्शन होती है, चाहे बोनस शेयर है, चाहे स्वेट इक्विटी शेयर्स है, दे आर डन थ्रू योर डिपॉजिटरीज। प्रोवाइड्स अ नॉमिनेशन फैसिलिटी ऑफ द डीमैट अकाउंट्स। तो डीमैट अकाउंट के लिए आप नॉमिनेट करना चाहते हैं किसी को, तो आप भी इनके थ्रू कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कि हमने पढ़ा, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा बिटवीन द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स, जैसे कि हमने एग्जांपल कंसीडर की थी।
डीपीज में इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और शेयर ब्रोकर्स। तो शेयर ब्रोकर्स के थ्रू पैसा लगाइए, चाहे बैंक के थ्रू पैसा लगाइए। लाइकवाइज हम ये फैसिलिटी भी ले सकते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी आप पैसा लगा सकते हैं। ऑल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स अकर थ्रू डीपी एंड इन्वेस्टर्स डू नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द डिपॉजिटरी। आप मैंने पहले ही बताया कि जो इन्वेस्टर है वो डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, उसको एक इंटरमीडिएटरी की जरूरत होती है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो आपके शेयर ब्रोकर्स ही क्यों ना हो। ऑलराइट, तो हमने पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज होता है जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सेकेंडरी मार्केट की परचेजेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्सेस का। तो सेंसेक्स है और निफ्टी है। सेंसेक्स जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है, जहां पे टॉप 30 जो कंपनीज है उनका एवरेज लिया जाता है, और जो निफ्टी है वहां पे टॉप 50 जो कंपनीज होती हैं उनका एवरेज लिया जाता है। जो टॉपिक पीछे छोड़ के आए हैं दैट इज ट्रेड प्रोसीजर, अब हम वो करेंगे डिस्कस। तो चलिए अब हम ट्रेड प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्रोकर की सिलेक्शन करते हैं जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे। ठीक है, तो एक हम ऑथराइज या रजिस्टर्ड जो ब्रोकर होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं। लाइकवाइज ज़रोधा कर लिया, ग्रो कर लिया, चाहे किसी बैंक के थ्रू कर लिया। इन्वेस्टर्स में मस्ट ओनली थ्रू रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो हम जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के थ्रू ही होनी चाहिए। उसके लिए हमें देखिए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल स्टेटस हो जाता है, क्लाइंट कोड नंबर आता है। राइट, तो ये सब चीजें जो है सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर के अंडर कवर होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, देयर इज ओपनिंग ऑफ अ डीमैट अकाउंट। अब डीमैट अकाउंट जो है वो डिपॉजिटरी के थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही क्या होता है, ओपन होता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स हो। ऑलराइट, तो डिपॉजिटरी का रोल क्या होता है, हमने पढ़ के आए हैं कि डिपॉजिटरी क्या करेगा, हमारी जो सिक्योरिटीज हैं जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे उन्हें होल्ड करके रखेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज जब हमने एक ब्रोकर सिलेक्ट कर लिया, अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया, थर्ड हम क्या करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। अब हमने मैंने फॉर एग्जांपल अपने ब्रोकर के थ्रू मैंने वेरियस चीजें देखी कि हाँ मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, मैंने ये पर्टिकुलर शेयर खरीदना है। ऑर्डर देखो ब्रोकर के थ्रू पहले जैसे फोन कॉल्स वगैरह पे हो जाते, तब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एप्स बनी हुई हैं। पर्सनली भी ईमेल के थ्रू, ऐप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। देयर आफ्टर मैचिंग शेयर्स एंड बेस्ट प्राइसेस। अब जो हमारा ब्रोकर है वो क्या करेगा, बेस्ट प्राइसेस को कंपेयर करेगा, और जब उसे बेस्ट प्राइस लगेगा, लोअर कॉस्ट लगेगी, तो हमारा शेयर क्या हो जाएगा, परचेज कर लेगा वो। Next is executing the order. If shares are available at specified price, the transaction is executed. The trade confirmation slip is issued to the investor. अब होता क्या है अल्टीमेटली, जब हमें हमारे ब्रोकर को बेस्ट प्राइस लगेगा तो वो क्या करेगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। इट मींस बाय का ऑप्शन लगाएगा, या फिर अगर हमने सेल करना है तो सेल का ऑप्शन लगाएगा। तो चलिए अब हुआ क्या, पहले हमने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर को सिलेक्ट किया, ब्रोकर के थ्रू हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया। राइट, तो हम जो ब्रोकर होगा उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोल देंगे, और डिपॉजिटरी जो है हमारे शेयर्स डिबेंचर्स को होल्ड करके रखेगा, सिक्योरिटीज को। ऑल राइट, उसके बाद क्या होगा कि हम जो है शेयर्स को देखेंगे, प्लेस करेंगे ऑर्डर को, देयर आफ्टर मैच करेंगे शेयर प्राइस अगर हमें ठीक लगता है, और बेस्ट प्राइस को मैच करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा विद इन जो 24 आवर्स होते हैं, मतलब विद इन 1 डे, जब हमने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा, कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाएगा। राइट, जिसमें हमारे नंबर ऑफ शेयर्स, ट्रांजैक्शन का प्राइस, डेट एंड टाइम होगा, ब्रोकर के चार्जेस होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट नोट सब एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जो ये बताएगा कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, बेचे हैं, व्हाटसोएवर। राइट, उसके बाद आता है डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड पेमेंट। अब जो डिलीवरी की डेट होती है वो T+2 डे मैकेनिज्म पे काम करती होती है। अब T+2 डे वाला मैकेनिज्म होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल वे कंसेप्ट पढ़ेंगे हम T+2 का, पे इन डे और पे आउट डे का। T+2 डे है क्या, जब आपने ट्रांजेक्शन करी विद इन 48 आवर्स या विद इन 2 डेज वो ट्रांजेक्शन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स परचेज करे हैं तो मेरे अकाउंट में से जो अमाउंट है वो कट जाएगी, मेरे अकाउंट में से जो अमाउंट है वो कट जाएगी, तो इट विल बी टर्म्ड एज पे इन डे, दैट इज पे इन डे। जो शेयर्स मुझे डिलीवर होंगे, जिसके लिए मैंने प्राइस पे किया था, जब परचेज होके शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे वो पे आउट डे बनेगा। ओके है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेल कर रही हूँ, पहले मेरे अकाउंट में से शेयर्स कट जाएंगे, वो पे इन डे है, और जब मुझे पैसा आएगा सेल करके, दैट इज पे आउट डे। और ये जो टर्म है पे इन डे और पे आउट डे की, ये विद इन 2 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन कवर होती हैं। अल्टीमेटली जब आप शेयर्स को बेचेंगे तो शेयर्स बेच के
जब आपके शेयर्स में आपके अकाउंट में से शेयर्स कट जाएंगे तो वो क्या होगा, पे इन डे, और जब पैसा आएगा तो वो पे आउट डे होगा। ऑलराइट, तो देयर आफ्टर पेमेंट एंड डिलीवरी प्रोसेस जो है वो T+2 डे में हो जाएगा, कैश मिल जाएगा आपको और आपकी सिक्योरिटीज या फिर डिलीवर हो जाएंगी। ऑलराइट, सो दिस इज द ट्रेड प्रोसेस की ट्रेड आप जो है डीमैट अकाउंट ओपन करके कैसे कर सकते हैं शेयर्स को परचेज। उसके बाद हमारे पास आता है वर्किंग ऑफ अ डीमैट सिस्टम। तो डीमैट सिस्टम कैसे वर्क करता है बेसिकली। तो सिलेक्टिंग अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो पहले हम क्या करते हैं, एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं। ऑलराइट, चूज अ डीपी विच कैन बी अ ब्रोकर, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी और एजेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमने यही सिलेक्ट करना है, डीपी सिलेक्ट करना है, ब्रोकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो उसपे हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे, जिसमें हम अपनी पैन कार्ड डिटेल्स, बर्थ डेट, ठीक है, तो अपने वेरियस जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हम डीमेटीरियलाइजेशन की रिक्वेस्ट करेंगे। सबमिट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू डीपी अलोंग विद द रिक्वेस्ट फॉर डीमेटीरियलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, अपने फिजिकल सर्टिफिकेट्स को डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो जब आईपीओ होते हैं, फ्रेश ऑफर होती है, तो हम क्या करते हैं कि अपने डीमैट अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आईपीओ को खरीदते हैं, शेयर्स लेते हैं, राइट। उसके बाद अगर सेलिंग ट्रांजैक्शन होती है तो हम अपने ब्रोकर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमारे अकाउंट में से जो है वो शेयर्स को निकाल दीजिए और पेमेंट को सेटल कर दीजिए। तो ब्रोकर डिलीवरी करता है इन चीजों की, मतलब T+2 डे वाली ट्रांजेक्शन होती है, फिर पेमेंट्स होती हैं अगर हम परचेज करते हैं, अगर सेल करते हैं तो पेमेंट पे आउट डे पे हमारे अकाउंट में आ जाती होती है। उसके बाद सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज वाला जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। All right, so this is all about your working of your DMAT system. तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। तो सेबी वाज सेटअप इन 1988 में एस्टैब्लिश किया गया और लीगल स्टेटस 1992 में मिला। सेबी एक कॉर्पोरेट बॉडी है जिसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, तो कंपनी के जैसे ही काम करती है। आपने फीचर्स पढ़े ही होंगे कंपनी के। अब बेसिकली रीजंस क्या थे सेबी को एस्टैब्लिश करने के, माल प्रैक्टिसेस रोक पाए स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट्स में जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि शेयर के प्राइस को ओवर वैल्यू कर देना या अंडर वैल्यू कर देना, अपनी विंडो ड्रेसिंग करके अपने शेयर की वैल्यू जो है बढ़ा देती है, फिर उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें लॉस होता है काफी। डिले इन डिलीवरीज को अवॉइड करने के लिए सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था। देयर आफ्टर नीड फॉर रेगुलेशन टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश सेबी एज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट रिस्टोर करने के लिए, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए इक्विटी में, तो सेबी को एस्टैब्लिश किया गया था। अब फंक्शंस देखते हैं सेबी के क्या हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस क्या है पहले सेबी के। द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी आर गियर टुवर्ड्स सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड मेंटेनिंग मार्केट इंटेग्रिटी। तो सेफगार्ड करने के लिए इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर के साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, वो ओवर प्राइस शेयर नहीं खरीद रहे, तो क्या किया जाता है, सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। प्राइस रेजिंग देखिए, मैनिपुलेटिंग सिक्योरिटी प्राइसेस टू इन्फ्लेट और डिफ्लेट द मार्केट वैल्यू, जैसे कि कंपनीज क्या करती थी, ओवर वैल्यूड शेयर्स होते थे उनके, एक्सेस प्राइस होता था, जिसके कारण सेबी को क्या किया गया, एस्टैब्लिश किया गया ताकि प्राइस की जो है ओवर प्राइसिंग ना हो। देयर आफ्टर इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिशन, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि जब जो इन्फॉर्मेशन जनरल पब्लिक को नहीं पता होती पर कुछ कॉमन इंसानों को पता होती है, जिनको इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी ये प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, ये करेगी, तो हमें शेयर्स खरीद लेने चाहिए, तो उसे प्रोहिबिट करना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जिनको तो इन्फॉर्मेशन पता होती है वो अपना जो है प्रॉफिट कर सकते हैं, बट जनरल पब्लिक इस चीज से रह जाती है। उसके बाद फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो सेबी का मेन फंक्शन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बचाना होता है। जो मतलब बेसिकली कंपनीज गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं उसे प्रिवेंट करना होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स एजुकेशन, इन्वेस्टर को एजुकेट करना होता है कि उसके राइट्स क्या है, वो कैसे अच्छी तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो फ्रॉड कंपनीज हैं उनसे बच सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फेयर प्रैक्टिसेस प्रमोशन। तो सेबी क्या करती है, फेयर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, कि डिबेंचर होल्डर की प्रोटेक्शन करती है कि मतलब उनके डिबेंचर्स को जो है वो विदाउट उनकी कंसेंट के किसी को बेचा नहीं जा रहा, रिटर्न नहीं किया जा रहा। इनसाइडर ट्रेडिंग की इन्वेस्टिगेशन करती है कि इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही जो जनरल पब्लिक को हार्म करे। Thereafter, preventing preferential allotments. SEBI has mandated that share allotment must be tied to market prices to eliminate irregularities. तो अगर कोई भी preferential shares allotment होती है जो मतलब डिमांड और सप्लाई के प्राइसेस से अबव जाती है या अंडर वैल्यूड होते हैं शेयर्स, उसे प्रिवेंट किया जाता है।
उसके बाद ये तो थे हमारे पास प्रोटेक्टिव फंक्शंस। आगे आते हैं डेवलपमेंटल फंक्शंस। अब डेवलपमेंटल फंक्शंस में क्या है कि इक्विटी को प्रमोट करना है, इस इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी का कल्चर जो है प्रमोट करना है इंडिया में, तो उसके लिए सेबी क्या करती है? पहली बात तो इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देती है, स्किल डेवलपमेंट करती है, एनकरेजिंग इंटरनेट ट्रेडिंग, तो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे ट्रेडिंग की जाए उसे एनकरेज किया जाता है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी बताई जाती है। देयर आफ्टर आईपीओ कॉस्ट रेगुलेशन एंड अंडरराइटिंग कॉस्ट रेगुलेशंस, तो अंडर राइटर्स जो हैं जो कमीशन चार्ज करते हैं, ब्रोकरेज की कमीशन होती हैं, उन्हें भी रेगुलेट किया जाता है सेबी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा रिसर्च एंड डाटा पब्लिशिंग। तो जो सेबी है वो रिसर्च करती है, डेटा पब्लिश करती है कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट फंक्शन आता है सेबी का, दैट इज रेगुलेटरी फंक्शंस। अब रेगुलेटरी में क्या आ जाता है सेबी के, रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के बारे में सेबी बताती है कि कौन कौन से फंक्शन है, कैसे स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, सब ब्रोकर्स हो सकते हैं, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन होंगे, रजिस्ट्रेशन करती है उनकी। देर आफ्टर म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेशन होती है, तो देखिए आप ग्रो वगैरह की साइट पे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको प्रॉपरली रेगुलेट करना। देर आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरीज, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं इंटरमीडियरीज फॉलो करेंगे, क्या उनके चार्जेस हो सकते हैं, कैसे उन्हें T+2 डे वाला कंसेप्ट मानना पड़ेगा, तो इसके लिए भी सेबी जो है उन्हें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। देर आफ्टर टेक ओवर रेगुलेशन, सेबी ओवरसीज द प्रोसेस कॉर्पोरेट टेक ओवर्स टू प्रोटेक्ट द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी दूसरी को अपने आप में अमलगमेट कर लेती है या टेक ओवर हो जाता है एक कंपनी का दूसरी कंपनी के द्वारा, तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका क्या होगा, तो वो भी क्या करती है सेबी रेगुलेट करती है। देयर आफ्टर इंक्वायरी एंड ऑडिट्स, तो इंक्वायरीज बैठाती है, ऑडिट्स करती है, कंपनीज के ब्रोकर्स का ऑडिट होता है। देयर आफ्टर प्राइवेट प्लेसमेंट रेस्ट्रिक्शंस, प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाता है कि फॉर एग्जांपल जो इंटरनल ट्रेडिंग ही है उसे जो है वो क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। उसके बाद लिविंग फीस एंड चार्जेस। अब जो इंटरमीडियरीज हैं, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क चल रहा है उसके फीस वगैरह चार्जेस वगैरह क्या होंगे, ये भी जो है सेबी रेगुलेट करेगी। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप सो कि इस रिवीजन के थ्रू आप अपना चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।